नमस्ते बच्चों। तो हम लोग अब नए चैप्टर्स की ओर जा रहे हैं। तो कैलकुलस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले आप डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस और रिलेशन पढ़ चुके हैं। रिलेशन मेंस में आता है और बोर्ड में। और अब हम लोग यहाँ से कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और मेजर पोर्शन कैलकुलस होता है और फिर एंड में कुछ चैप्टर्स होते हैं, ठीक है ना। तो जैसा अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आपके मन में होगा कि मतलब सिलेबस को लेके कि सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं, कि कब कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो पहले उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, जो किसी के मन में कोई शंका नहीं रहे, और फिर हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को करना क्या क्या है, नहीं पढ़ना क्या क्या है और उसमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो लिख रहे हैं यहाँ पर कैलकुलस में फर्स्ट चैप्टर होता है फंक्शन, सेकंड चैप्टर होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सही ना। तो पहले फंक्शन फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड नंबर लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चौथा चैप्टर होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है इसको कहते हैं हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है ना। ये पार्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस। और फिर पांचवा दूसरा पार्ट होता है इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस में फर्स्ट टॉपिक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। सिक्स्थ होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। और सेवेंथ एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व। और एट्थ चैप्टर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए। तो इन ये चार चैप्टर जो होता है इसको कहते हैं हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस। समझ गए बात। तो कैलकुलस में ये 8 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। क्लियर। और इसके बाद कुछ और टॉपिक्स हैं जो कैलकुलस से बाहर है, और उसमें ये 9th चैप्टर है वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है ना। और 10th चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो ये टोटल 10 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, और ठीक है ना, सही ना। डिटर्मिनेंट,
और मैट्रिसेस कर लिए, उसके बाद ये 10 चैप्टर और, ठीक है ना। तो ये देखने में तो 10 चैप्टर लग रहा होगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो लेकिन इसको देखो तो हम लोग फंक्शन, ये कैलकुलस पोर्शन जो होता है वो काफ़ी लिंक्ड होते हैं, ठीक है ना, समझ गए आप। तो इसमें क्या होता है कि जैसे स्टार्ट करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर उसके बाद कम होते जाएगा, नहीं, समझ गए आप। तो फंक्शन चैप्टर में हम लोग 24 वीडियो लेक्चर लेंगे, ठीक है ना, इसमें 6 लेंगे, मतलब टोटल फंक्शन दोनों मिला के 30 लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स, ठीक है ना। ऑफलाइन होता तो ये थोड़ा कम हो जाता, ठीक है ना। तो 30 लेक्चर्स ये है और 15 लेक्चर ये है, उसके बाद 12 लेक्चर्स ये है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और 10 दोनों इंटीग्रेशन है, और इसके बाद ये सारा जो है ये 25 लेक्चर्स के, ठीक है ना, 25 लेक्चर्स, ठीक है ना। समझ गए आप। तो ये हमारा कोर्स प्लान है, नंबर ऑफ लेक्चर्स इस तरह से आप जोड़ेंगे तो लगभग ये 100 लेक्चर का होता है, ठीक है ना। आप देखो तो ये 24 6 30 हो गया, 30 और 20 50 हो गया, नहीं 50 और 50 और 25 75 और लगभग 25 ये है, तो 100 लेक्चर्स ये होते हैं, ठीक है ना, समझ गए बात। तो 100 लेक्चर हम लोग अब कैसे पूरा करेंगे 100 लेक्चर। तो अभी जून है, मतलब हम लोगों को एक महीने में लगभग 16-17 क्लास मिलेगा, ठीक है ना, समझ गए बात। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 6 मंथ है हमारे पास। तो आप देखोगे तो 100 लेक्चर इजीली नवंबर में ख़त्म हो जाएगा, नहीं, समझ गए आप। तो नवंबर में आपका ये सिलेबस हम लोग ख़त्म करते हैं, हर साल करते हैं, नहीं। तो ये बताना अभी ज़रूरी है क्योंकि वो तो क्लास में जब ऑफलाइन क्लास होता है तो वहाँ हम लोग बोलते हैं, लेकिन अभी तो सामने नहीं है, आपको लग रहा होगा कि अब कितना टाइम लगेगा, नहीं होगा, कितना लगेगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं लगेगा। तो हम लोग नवंबर के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है ना। नवंबर में ही हम लोग हर साल कोर्स ख़त्म करते हैं और दिसंबर में फिर रिवीजन होता है, और जनवरी का प्लानिंग, जनवरी का ही अभी भी प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। जनवरी में जो जेईई मेन होता है, तो जनवरी जेईई मेन का ही प्रिपरेशन अभी हम लोग कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमारा मेन जनवरी में होगा, ठीक है ना, उसके हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है ना, समझ गए। तो जब ये अभी तो ऑनलाइन है तो वीडियो लेक्चर लगभग 1 घंटे का होता है, क्योंकि उससे ज़्यादा वीडियो लेक्चर एक साथ देखना थोड़ा इरिटेटिंग होता है। तो बाद में जब ऑफलाइन होगा ये तो थोड़ा और इसमें हम लोग को कम टाइम लगेगा, ठीक है ना, समझ गए आप। तो एनी हो नवंबर में हम लोग ये मान के चल रहे हैं, नवंबर में हमारा कोर्स एंड होगा, दिसंबर में रिवीजन और जनवरी में एग्जाम, ठीक है ना, समझ गए आप। अब देखो इसका पैटर्न क्या है, टॉपिक सब्जेक्ट पे आते हैं हम लोग। तो फंक्शन में लगभग दोनों मिला के देखोगे तो 30 लेक्चर है, नहीं, उसके बाद कम है, नहीं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फंक्शन जब स्टार्ट करते हैं हम लोग तो इसमें पहले बहुत सारा बैकग्राउंड, बहुत सारा चीज़ पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए फंक्शन ज़्यादा, अगर पहले आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो इसमें भी तब 30 क्लास रहेगा, नहीं। तो जैसे जैसे उधर वो शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारा काम करते आते हैं तो इधर छोटा कम होते जाता है, नहीं, समझ गए आप। तो आप कैलकुलस का चैप्टर इसी तरह से स्टार्ट किए हम लोग, इसी तरह से कर सकते हैं, नहीं, मतलब काफ़ी लिंक्ड होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये काफ़ी लिंक्ड है, नहीं। अगर आप चाहोगे कि सीधा हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से स्टार्ट करें तो आपको पहले जो भूमिका हम 30 क्लास में इधर बना रहे हैं वो आपको पहले इसमें करके तब आगे बढ़ना होगा, ठीक है ना, समझ गए बात। तो ये बात क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस करेंगे, फिर ऐसा नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट है, जब तक ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप चाहोगे सिर्फ खाली इसको करें, इसको नहीं करें, तो आपको फिर से 15-20 क्लास लगेगा, जो बेसिक बात है वो समझ के तभी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए।
तो एकदम काफ़ी लिंक्ड है टॉपिक्स, ठीक है ना। तो एक्चुअली फंक्शन में हम लोग हर फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं और फिर उसी फंक्शन का लिमिट निकालते हैं, कंटिन्यूटी निकालते हैं, डिफरेंशियलिटी निकालते हैं, फिर उसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन का ये एप्लीकेशन है चौथा वाला चैप्टर। फिर उसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं यहाँ भी उसी फंक्शन से जो एरिया बनता है उसको निकालते हैं। नहीं मतलब जो फर्स्ट चैप्टर है उसी का सब कुछ करते हैं, नहीं मतलब ये इस चैप्टर इस कैलकुलस का बेस है फंक्शंस, ठीक है ना, समझ गए आप। और उसके बाद ये चैप्टर्स इंडिपेंडेंट से है, ठीक है ना। वेक्टर 3D इंडिपेंडेंट चैप्टर है। वेक्टर पहले आप फिजिक्स से पढ़े भी हैं, तो वेक्टर ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं तो यहाँ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर एकदम पूरा पढ़ेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर होता है, काफ़ी क्वेश्चन इससे आते हैं वेक्टर से भी और प्रोबेबिलिटी से भी, ठीक है ना, समझ गए आप। चलो तो हम लोग पहले फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलो तो फंक्शन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है ना, और फिर समझते हैं डेफिनेशन को ध्यान से, ठीक है ना। डेफिनेशन ध्यान समझना है, उससे उसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है ना। तो लिखते हैं इस तरह से, इफ A and B are two non-empty sets, then a rule by which each element of set A is related with unique element of set B। सही है। तो लिखा गया यहाँ पर, इफ A and B are two non-empty sets, then a rule, A और B दो non-empty sets होने चाहिए। नहीं, non-empty set मतलब कम से कम एक एलिमेंट दोनों में होना चाहिए। और फंक्शन क्या है, तो देन फंक्शन इज ए रूल बाय विच ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का हर एक एलिमेंट, ठीक है ना, शुड बी रिलेटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है ना, इज कॉल्ड, तब इसको कहते हैं फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी, इसको ब्रैकेट में हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए एरो बी, मतलब ए टू बी का पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। तो जब ए टू बी फंक्शन कहना होता है तो हम लोग दो बात को देखेंगे कि सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है ना, एक भी खाली नहीं बचना चाहिए। नहीं, मान लो सेट ए में 5 एलिमेंट है तो पांचों को रिलेटेड होना चाहिए, एक भी खाली नहीं छूटना चाहिए, ठीक है ना। और रिलेटेड किससे होना चाहिए, तो सेट ए का हर एक एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट से ही रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है ना, समझ गए आप। मतलब मान लो सेट ए में एक एलिमेंट 1 है तो 1 का रिलेशन बी के किसी एक एलिमेंट से होगा, ठीक है ना, एक से ज़्यादा से रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, समझ गए बात। पहली बात तो 1 को रिलेटेड होना ही चाहिए, क्योंकि सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना ही चाहिए। और रिलेशन किससे होना चाहिए, तो बी के एक एलिमेंट से, ए का एक एलिमेंट रिलेशन बी के एक से होना चाहिए, ठीक है ना, एक से ज़्यादा से नहीं होना चाहिए, तब फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब ऐसा बात हो तो कहते हैं फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, समझ गए। ए टू बी फंक्शन है तब ये बात है। अगर मान लो बी टू ए फंक्शन होता तब क्या होता, तो सेट बी का हर एक एलिमेंट तब रिलेटेड होना चाहिए था और सेट ए के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, तब कहेंगे फंक्शन फ्रॉम बी टू ए, ठीक है ना।
तो इस बात को हम लोग और ठीक से समझते हैं इस फिगर के हेल्प से, ठीक है ना। देखो ये फिगर बनाते हैं, ये सेट ए है और सेट बी है, नहीं सेट को हम लोग ऐसे बना दिए हैं, ठीक है ना। ये ए टू बी फंक्शन है, ए से बी की तरफ एरो लगा हुआ है तो ए टू बी है, नहीं मान लो इसमें 3 एलिमेंट है ए बी सी और इसमें 1 2 3, तो सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए। ऐसे हम रिलेशन बना दिए, ए का रिलेशन 1 से है, बी का रिलेशन 2 से है, सी का रिलेशन 3 से, नहीं। तो ये जो फिगर है ये दोनों बात को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इसमें पहला बात है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, तो हर एक एलिमेंट रिलेटेड है, नहीं। और रिलेटेड किससे होना चाहिए, तो हर एक एलिमेंट बी के यूनिक से रिलेटेड होना चाहिए, नहीं। तो ए का रिलेशन सिर्फ 1 से है, बी का रिलेशन सिर्फ 2 से है, सी का सिर्फ 3 से है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, नहीं समझ गए बात। तो ये जो मैपिंग भी कहते हैं इसको, जब सेट के एलिमेंट्स, दो सेट के एलिमेंट को आपस में रिलेट करते हैं तो उसको मैपिंग भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये मैपिंग जो है फंक्शन है, ठीक है ना। और फंक्शन को जनरली हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना। एक और देखो फिगर बनाते हैं और इसमें समझते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो इधर है ए बी सी और इधर है 1 2 3 4, रिलेशन 1 से है, बी का 2 से, सी का 3 से, ए बी सेट है, ये फंक्शन है। तो ये वाला रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, तो ये भी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड है और हर एक एलिमेंट बी के यूनिक से रिलेटेड है, नहीं। तो ये भी फंक्शन है। सेट बी का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अगर ए टू बी फंक्शन कहा गया है तो सेट बी में खाली एलिमेंट बच सकता है, ठीक है ना। इसमें कोई भी खाली नहीं है, इसमें खाली है तो रह सकता है, नहीं, क्योंकि जब ए टू बी फंक्शन है तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी के बारे में नहीं कहा गया है, समझ गए आप। हाँ, लेकिन अगर इसी को बी टू ए फंक्शन देखा जाए तो बी टू ए में ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि तब बी का सारा एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, तब नहीं है, ठीक है ना। तो ये बी टू ए में फंक्शन नहीं है लेकिन ए टू बी में है, ठीक है ना। इसी तरह से तीसरा फिगर बनाते हैं, ए बी सी 1 2, सिर्फ 1 2 है इसमें, और देखो ऐसे बनाते हैं। तो ये फंक्शन है कि नहीं, इस पे विचार करते हैं। तो देखो पहली बात तो ए टू बी में देखना है तो ए का सारा एलिमेंट रिलेटेड है, नहीं कोई भी छूटा नहीं हुआ है, तो पहला बात सेटिस्फाई हो रहा है। और ए का रिलेशन सिर्फ 1 से, ठीक है ना, यूनिक है। बी का रिलेशन सिर्फ 2 से, नहीं तो यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी वाला बात भी सही हो रहा है। सी का एलिमेंट भी सिर्फ 2 से है और किसी से नहीं है, तो इसका मतलब दोनों बात सेटिस्फाई हो रहा है। ए का सारा एलिमेंट रिलेटेड है इसमें, और ए का हर एक एलिमेंट जो है बी के एक से ही एक एलिमेंट से है, एक ज़्यादा से रिलेटेड नहीं है। हाँ, यहीं पर अगर ऐसा लिखते, मान लो फिगर बनाते हैं हम लोग, ए बी सी, ए बी 1 2 3 और इस तरह से होता, तब ये ए टू बी में फंक्शन नहीं है, सही ना। तो क्योंकि अब बी का रिलेशन यूनिक नहीं रहा, बी का रिलेशन 2 से भी है, बी का रिलेशन 3 से भी, लेकिन इसमें यूनिक है। बी का रिलेशन सिर्फ 2 से है और किसी से नहीं है, और सी का रिलेशन सिर्फ 2 से है और किसी से नहीं है। मतलब ये बी टू ए में फंक्शन नहीं है लेकिन ए टू बी में है, ठीक है ना, समझ गया। तो यही फंक्शन है और ये वाला ए टू बी में फंक्शन नहीं है। और इसी तरह से फोर्थ, ए टू बी फंक्शन है, इसमें ए बी सी है, इसमें 1 2 3 है। तो ये भी फंक्शन है, नहीं क्योंकि इसमें भी सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड है
और ए का रिलेशन सिर्फ 1 से है, बी का सिर्फ 2 से है, सी का 3 से है। बी का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना जरूरी नहीं है। तो ए टू बी में ये भी फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये चारों फंक्शन ए टू बी में है, नहीं ये वाला फंक्शन ए टू बी में नहीं है लेकिन बी टू ए में है, ठीक है ना। और अगर एक एग्जांपल हम और ले लें ऐसा वाला, ए बी सी डी 1 2 3, ये ए टू बी में फंक्शन नहीं है। नहीं क्यों नहीं है? क्योंकि सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना, समझ गए आप। तो इसमें पहला बात सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ए टू बी फंक्शन अब समझ में आ जाना चाहिए, नहीं। तो ए टू बी फंक्शन जब हमको कहना होता है तो दोनों सेट ए और बी के एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन देखना होता है, नहीं ये रिलेशन कैसा है। तो अगर ए टू बी फंक्शन कहना है तो सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, कोई भी खाली नहीं बचना चाहिए। अगर खाली बच गया तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो इन चारों में एक में कोई भी खाली नहीं बचा है। और दूसरा बात कि हर एक ए के हर एक एलिमेंट का रिलेशन बी के यूनिक से होना चाहिए, एक से ज़्यादा से रिलेशन नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें ए का एक एलिमेंट का रिलेशन बी के 2 एलिमेंट से हो गया, तो ऐसा वाला फंक्शन नहीं होता ए टू बी में। हाँ ये फंक्शन है ए टू बी में क्योंकि बी का रिलेशन यूनिक है, सी का भी यूनिक है, ठीक है ना। बी का रिलेशन सिर्फ एक ही एलिमेंट से है और सी का भी एक ही एलिमेंट से है, ठीक है ना, समझ गए आप। चलो तो ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है। तो अब क्लियर हो जाना चाहिए। अगर इस तरह से फिगर बना दिया जाए और पूछा जाए कि ये फिगर ए से बी में फंक्शन है कि नहीं तो बता सकते हैं, नहीं समझ गए आप। चलो तो जब फंक्शन ये डिफाइंड हो जाता है तो इसमें ए टू बी फंक्शन है, तो सेट ए जो होता है ये सेट ए, इसको कहते हैं डोमेन सेट। सेट ए इज कॉल्ड डोमेन सेट। सेट ए इज कॉल्ड डोमेन सेट। मतलब क्वेश्चन में तो फिगर बना के नहीं दिया होगा, नहीं क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो जैसे ही ए दिया रहे तो समझो ये वाला सेट ए है और बी है तो बी ये वाला सेट है, ठीक है ना। तो जो ए टू बी में ए वाला सेट होता है उसको कहते हैं डोमेन सेट एंड सेट बी इज कॉल्ड को डोमेन सेट। को डोमेन सेट, ठीक है ना, ये डोमेन सेट और को डोमेन सेट, ठीक है ना, समझ गए। तो सेट ए और बी का ये नाम होता है। जब ए टू बी फंक्शन बन जाता है तो सेट ए को कहते हैं डोमेन सेट, सेट बी को कहते हैं कोडोमेन सेट। अब कोडोमेन सेट में दो बात है, देखो कोडोमेन सेट में कभी कभी क्या है कि सारे के सारे एलिमेंट रिलेटेड है और कभी कभी सारे एलिमेंट रिलेटेड नहीं है, नहीं समझ गए आप। और वो फंक्शन में होना जरूरी नहीं है क्योंकि फंक्शन में कहा गया कि सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, बी के बारे में नहीं कहा गया है। तो बी में कभी कभी सारा एलिमेंट रिलेटेड होगा, कभी कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो रिलेटेड वाले एलिमेंट का सेट है, नहीं जैसे इसमें रिलेटेड एलिमेंट 1 2 3 है, इसमें भी रिलेटेड एलिमेंट 1 2 3 है, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं रेंज ऑफ फंक्शन। तो सेट ऑफ रिलेटेड को मैप्ड भी कहते हैं, मतलब जिसमें लाइन एरो लगा हुआ है, ठीक है ना। सेट ऑफ रिलेटेड एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। रिलेटेड एलिमेंट के सेट को रेंज भी कहते हैं, ठीक है ना। मतलब कोडोमेन रेंज में अंतर समझना है। डोमेन तो ए सेट हो गया, नहीं कोडोमेन और रेंज में अंतर देखो समझते हैं। तो जैसे इस फिगर में कोडोमेन है 1 2 3 और रेंज भी है 1 2 3, नहीं समझ गए आप, क्योंकि तीनों रिलेटेड है। तो रिलेटेड वाले एलिमेंट का सेट रेंज होगा और पूरा बी सेट कोडोमेन होगा। तो इसमें फर्स्ट वाले फिगर में
कोडोमेन भी 1 2 3 और रेंज भी 1 2 3, मतलब दोनों इक्वल है, नहीं समझ के बाद। लेकिन सेकेंड वाला फिगर ये जो है इसमें कोडोमेन है 1 2 3 4, मतलब पूरा सेट बी है कोडोमेन, और रिलेटेड वाला एलिमेंट 1 2 3 ये है रेंज, ठीक है ना, समझ के बाद। तो इस वाले फिगर में रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, ठीक है ना। उसी तरह से इस वाले फिगर में अगर देखा जाए तो रेंज और कोडोमेन इक्वल है, नहीं समझ गया, रेंज भी 1 2 और कोडोमेन भी 1 2। और इस वाले फिगर में रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, रेंज आपका है 1 2 जो रिलेटेड वाला है, और कोडोमेन पूरा सेट भी है, मतलब 1 2 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेंज और कोडोमेन हमेशा इक्वल नहीं होते, ठीक है ना, समझ गया। कभी कभी इक्वल होता है और कभी कभी इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना। और जब इक्वल नहीं होता है तो कोडोमेन हमेशा बड़ा होता है रेंज से, ठीक है ना, समझ गया। ऐसा नहीं होगा कभी कि रेंज बड़ा हो जाएगा कोडोमेन छोटा हो जाएगा, नहीं, क्योंकि कोडोमेन के अंदर जो है वो रेंज है, नहीं। तो जब कोडोमेन और रेंज इक्वल होता है तो फंक्शन को ऑन टू कहते हैं, ठीक है ना। तो व्हेन कोडोमेन is equal to range, then function is onto। जब कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाए तो फंक्शन को ऑन टू करते हैं। तो इसमें कौन कौन सा ऑन टू फंक्शन है, तो एक तो ये फंक्शन ऑन टू है क्योंकि कोडोमेन और रेंज इक्वल है इसमें, नहीं, तो ऑन टू फंक्शन ये है। और ये वाला में कोडोमेन रेंज इक्वल नहीं है तो ऑन टू नहीं है, और ये वाला में कोडोमेन और रेंज इक्वल है तो ऑन टू है, ठीक है ना, समझ के बाद। तो ऑन टू फंक्शन में कोडोमेन और रेंज इक्वल होते हैं, और जब कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होते तो इनटू फंक्शन है, ठीक है ना। तो व्हेन कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज देन फंक्शन इज इनटू। समझ गए बात। तो जैसे इसमें कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है तो इनटू फंक्शन है, ये भी इनटू फंक्शन है, ठीक है ना। तो इनटू फंक्शन है ये, और ये इनटू फंक्शन है, ठीक है ना। तो इनटू ऑन टू के हिसाब से फंक्शन दो टाइप का हो गया, नहीं, कोई फंक्शन या तो ऑन टू होगा और ऑन टू नहीं है तो इनटू होगा, ठीक है ना। ऑन टू फंक्शन कब होगा, तो जब कोडोमेन और रेंज इक्वल आ जाएगा, और इनटू कब होगा, जब इक्वल नहीं आएगा। और जब इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, कोडोमेन बड़ा होगा, रेंज छोटा होगा, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा भी लिखेंगे इस केस में, इनटू फंक्शन केस में ऐसा भी लिखते हैं कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है ना। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है ना। सबसेट का साइन है, नहीं, और एक सबसेट का साइन इक्वल टू वाला भी होता है, नहीं, तो वो नहीं, अगर वो हो जाएगा तब इक्वल भी हो सकता है। तो ये प्रॉपर सबसेट है, नहीं, मतलब रेंज छोटा है कोडोमेन से, ठीक है ना, तब फंक्शन को कहेंगे इनटू, ठीक है ना। और जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो कहेंगे ऑन टू। आया बात समझ में। तो ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी क्या है कि देखो ए का एक एलिमेंट बी के एक से रिलेटेड है, और कभी कभी ए का एक से ज़्यादा बी के एक एलिमेंट से रिलेटेड है, ठीक है ना। फंक्शन ये भी है, फंक्शन ये भी है, नहीं। तो जब एक से एक का रिलेशन हो सारा तो इसको कहते हैं 1 1 फंक्शन, ठीक है ना। जैसे इसमें एक से एक का रिलेशन है तो ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है ना, समझ गया। और एक से ज़्यादा से एक का जब रिलेशन हो तो इसका कहते हैं मेनी वन, ठीक है ना, मेनी वन फंक्शन, ठीक है ना। मतलब इसका मेनी इसके वन से रिलेटेड हो, तीन का रिलेशन एक से हो जाए तब भी उसको मेनी वन कहेंगे, ठीक है ना। और जब एक का एक से हो तो इसका वन इसके वन से रिलेटेड हो तो 1 1, ठीक है ना। तो ये कौन सा है, तो इसके एक से रिलेटेड है तो ये 1 1 है, नहीं। और इसी तरह से ये इसका एक से ज़्यादा एक से रिलेटेड है तो मेनी वन,
ठीक है ना, समझ गए आप। तो 1 1 मेनी 1 के हिसाब से भी फंक्शन दो टाइप के होते हैं, कोई फंक्शन 1 1 होता है और 1 1 नहीं होगा तो मेनी 1 होगा, ठीक है ना, समझ गए आप। तो 1 1 फंक्शन कहने का मतलब डोमेन सेट का हर एक एलिमेंट कोडोमेन सेट के एक एलिमेंट से रिलेटेड हो अलग अलग, ठीक है ना। और अगर डोमेन सेट का एक ज़्यादा एलिमेंट कोडोमेन सेट के एक एलिमेंट से रिलेटेड हो जाए तभी ये फंक्शन होगा और इसका नाम होगा मेनी 1 फंक्शन, ठीक है ना। एक से ज़्यादा में अब 2 हो जाए, चाहे 3 हो जाए, चाहे 4 हो जाए, सब मेनी 1 है, ठीक है ना, समझ गए आप। तो दोनों डिफिनेशन को जब मिला दिया जाए तो हम लोग फंक्शन 4 टाइप का हो जाता है। एक फंक्शन होता है 1 1 ऑन 2, ठीक है ना, दूसरा होता है मेनी 1 ऑन 2 नहीं, तीसरा होता है 1 1 इन 2 और चौथा होता है मेनी 1 इन 2, ठीक है ना। तो 4 तरह के फंक्शन होते हैं, वही चारों ग्राफ है नहीं, इन चारों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, चारों फंक्शन है लेकिन चारों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्यों है, क्योंकि इसका टाइप डिफरेंट है, ठीक है ना, समझ गए आप। तो टाइप 2 तरीके का होता है, एक 1 1 मेनी 1, एक इंटू 1 2। इंटू 1 2 कैसे देखते हैं, तो इंटू 1 2 में सेट बी मतलब कोडोमेन सेट को देखना है और रेंज सेट को देखना है कि इक्वल है कि नहीं। और 1 1 मेनी 1 में सेट एक को देखना है, ए और बी सेट को देखना है कि ए सेट का एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से सारे ऐसे रिलेटेड है, एक से एक तो 1 1 है, और बी सेट ए सेट में अगर कम से कम 2 एलिमेंट बी के एक से रिलेटेड हो गए तो मेनी 1 है, ठीक है ना। तो इस मेनी 1 का डिफिनेशन यहाँ वर्ड में सही से लिख देते हैं। तो मेनी 1 फंक्शन को इसको कहते हैं, इस तरह से इफ देयर एग्जिस्ट at least two elements in the domain set मतलब A, ठीक है ना। if there exist at least 2 elements in the domain set which are related को मैप्ड भी कहते हैं with same element of set B या कोडोमेन सेट भी लिख सकते हैं। तो इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 2 एलिमेंट इन डोमेन सेट विच आर रिलेटेड विथ सेम एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड मेनी 1 फंक्शन, ठीक है ना। तो 1 1 फंक्शन क्या है, तो देखो वर्ड में लिखना है तो इन दोनों फिगर को देख के लिखेंगे अगर, तो इफ each element of set B लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ठीक है ना, is related with at most 1 element of set A सेट बी का हर एक एलिमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एक एलिमेंट से रिलेटेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। जैसे देखो ये वाला 1 1 फंक्शन है तो इसमें हर एक एलिमेंट एक से रिलेटेड है नहीं, इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसका रिलेशन एक से भी नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कहा गया एट मोस्ट 1 एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है ना। ए देन फंक्शन इज 1 1। समझ गए बात। तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं 1 1 फंक्शन, ठीक है ना। तो 1 1 मेनी 1 फंक्शन क्लियर और इंटू 1 2 फंक्शन क्लियर नहीं। इंटू 1 2 में कोडोमेन रेंज देखना है और 1 1 मेनी 1 में सेट ए और सेट बी के एलिमेंट का रिलेशन देखना है किस तरह से है, ठीक है ना। समझ गए बात। अगर ऐसा वाला बात है कि कम से कम 2 एलिमेंट ए का बी के सेम रिलेटेड है तो मेनी 1 है,
और 1 1 कब है, जब बी का एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट देखेंगे तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा एक रिलेशन हो एक एलिमेंट से, ठीक है ना, तो 1 1 है, ठीक है ना, समझ गया। चलो, तो ये तो बात हो गया कि फिगर में, नहीं फिगर में ऐसा बात हो गया। अब लेकिन क्वेश्चन फिगर में तो नहीं होगा, क्वेश्चन में मैथमेटिकल लिखा होगा फंक्शन ये है, ठीक है। तो इस फिगर को अब समझते हैं कि फंक्शन एफ कैसे करते हैं, ठीक है ना, समझ गए बात। तो इसको हम लोग डिलीट कर दे रहे हैं, फिगर रहने दे रहे हैं। तो जैसे एग्जाम्पल ऐसा लिखा हुआ f 0 से 2 से 0 से 10 एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, नहीं ऐसा लिखा हो गया, ठीक है ना। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग, f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए, ये सेट है नहीं, और ये सेट क्या है, तो 0 से 2 का सारा रियल नंबर इंक्लूडिंग 0 एंड 2, नहीं, और ये डोमेन सेट है, और ये बी सेट है, नहीं कोडोमेन सेट, ये इसका मतलब क्या है कि 0 से 10 तक का सारा रियल नंबर इंक्लूडिंग 0 एंड 10, नहीं क्लोज इंटरवल है, एंड एफ एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में डोमेन सेट जो है वो क्या है, 0 से 2, नहीं समझ गया, और कोडोमेन सेट जो है वो है 0 से 10, ठीक है ना। ये पूरा सेट कोडोमेन सेट है, ठीक है ना। और अब x से कैसे रिलेट करेंगे, तो ये जो x है वो x होता है डोमेन सेट से, ठीक है ना, इसको इनपुट भी कहते हैं, ठीक है ना। जो x का वैल्यू रखेंगे वो डोमेन सेट से रखेंगे, ठीक है ना, समझ गए बात। तो x बिलोंग्स टू डोमेन सेट, ठीक है ना, ये जो डोमेन सेट है ये किसका वैल्यू है, दीज आर वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। तो ये जो है ये वैल्यूज ऑफ x है, ठीक है ना। और x का वैल्यू जब 0 से 2 में रखेंगे तो जो fx का वैल्यू आएगा वो इससे बिलोंग करेगा, नहीं सही ना। तो fx बिलोंग्स टू कोडोमेन सेट, ठीक है ना। fx बिलोंग, इसको fx का वैल्यू नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि ये सारा वैल्यू नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो fx का वैल्यू जो भी आएगा वो कोडोमेन सेट से आएगा, और fx का जो वैल्यू आएगा उसको रखेंगे हम लोग रेंज सेट में। तो fx का क्या क्या वैल्यू आएगा, देखो जब x का वैल्यू हम लोग 0 से 2 रखेंगे तो x स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 4 तक, नहीं। तो x का वैल्यू जब 0 से 2 में है तो x स्क्वायर का वैल्यू 0 से 4 में होगा, और x स्क्वायर प्लस 4 कर देंगे तो 4 से 8 आ जाएगा, नहीं। तो ये 4 से 8 ये fx का वैल्यू है, ठीक है ना, समझ गए बात। तो ये रेंज है, तो रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू 4 से 8, ठीक है ना। तो ये है वैल्यू ऑफ fx, समझ गए। तो तीनों बात को ध्यान से समझना है, जब फंक्शन इस तरह से दे दिया जाए तो तीनों बात को ध्यान से समझ लें। तीन बात मतलब डोमेन, कोडोमेन और रेंज। डोमेन मतलब ए से बी में सेट ए आपका डोमेन सेट है, नहीं, और फंक्शन में ये x का वैल्यू होता है, ठीक है ना। जो x का वैल्यू होता है वो डोमेन सेट से रखते हैं, मतलब उसको इनपुट भी कहिए। और ये बी सेट कोडोमेन सेट है, नहीं, और इनपुट रखने के बाद जो आउटपुट आएगा वो आपका रेंज सेट है, नहीं। मतलब x का वैल्यू 0 से 2 रखने से जो x स्क्वायर प्लस 4 का वैल्यू आएगा, सारा वैल्यू, उसको कहेंगे रेंज, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, ठीक है ना, समझ गए आप। रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज इनटू, नहीं। रेंज और कोडोमेन जब इक्वल नहीं होता है
तो फंक्शन इनटू होता है, नहीं ऐसा वाला नहीं। मतलब इसमें क्या हुआ कि कोडोमेन बड़ा है और रेंज छोटा है, मतलब कोडोमेन में कुछ एलिमेंट ऐसे रहेंगे जो खाली बच जाएंगे, वो रिलेशन में नहीं रहेंगे, ठीक है ना, जैसे इसमें है या इसमें है, ठीक है ना। मतलब अगर फिगर इसका बनाना चाहें हम लोग तो इस तरह का बात है कि ये डोमेन सेट है, 0 से 2 है, इसमें 0, 0.1 इस तरह से होगा और यहाँ से 2 तक है, नहीं सही ना, 0 से 2 तक के सारे रियल नंबर। और कोडोमेन सेट में 0 से 10 तक के सारे रियल नंबर, 0 नहीं 0.1 एंड सो ऑन 10 तक, नहीं। इसमें बीच में कहीं पर 2 है और 8 है, नहीं 4 और 8 है। जीरो 0.1 बीच में कहीं 4 है, फिर 8 है और इसके बाद 10 है, नहीं। तो जब आप जाओगे तो ये इस तरह से रिलेटेड है, नहीं, इसके बीच का सारा रिलेटेड है, लेकिन इधर वाला खाली छूट गया है और इधर वाला भी खाली छूट गया, नहीं। तो इसका मतलब इस तरह का बात हो गया, कुछ एलिमेंट खाली छूट गया, नहीं, तो इसका मतलब फंक्शन ये इनटू फंक्शन हो गया, नहीं, समझ गया। तो ये टाइप पे हम लोग बाद में और विचार करेंगे। अभी आपको जब रिलेट करना है इस फिगर को इस क्वेश्चन से, कि जब फंक्शन इस तरह से दिया होता है क्वेश्चन में, तो इस फिगर से इसको कैसे रिलेट करें, ठीक है ना, समझ गया। तो फंक्शन जब इस तरह से दिया होता है तो इसको मानिए ए सेट, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो इसको समझेंगे डोमेन सेट, ये कोडोमेन सेट। और रेंज हमेशा निकालेंगे, ठीक है ना। रेंज का मतलब क्या कि x जो इनपुट डालने से जो fx का सारा वैल्यू आएगा, मतलब जो जो रिलेटेड रहेगा वो रेंज होगा, तो वो हम लोग निकाल लेंगे 4 से 8 इसमें आ गया, नहीं, समझ गया। तो इस तरह से रिलेट करना है, मतलब क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा और पढ़े हम लोग इस फॉर्म में है, तो इसको इस तरह से रिलेट करते रहना है, ठीक है ना। आया बात समझ में। चलो अब लिखते हैं हम लोग डोमेन का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है ना, और रेंज का डेफिनेशन क्या होता है। तो डोमेन ऑफ एफएक्स, क्वेश्चन हम लोगों को एफएक्स के फॉर्म में मिलेगा, तो डोमेन ऑफ एफएक्स का मतलब क्या होता है। तो पहला होता है, पहला डोमेन दो तरह के होते हैं। फर्स्ट टाइप का होता है नेचुरल डोमेन कहते हैं इसको, ठीक है ना, नेचुरल डोमेन। नेचुरल डोमेन क्या होता है, तो दिस इज सेट ऑफ all real values of x, set of all real values of x for which fx is real। x का वो सारा रियल वैल्यू, नहीं ऑल को अंडरलाइन कर रहे हैं, ऑल मतलब एक भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना, जिसके लिए एफएक्स रियल हो, ठीक है ना। समझ गए आप, मतलब इनपुट का वो सारा वैल्यू जिसको रखने से आउटपुट रियल हो, ठीक है ना, इनपुट का वो सारा रियल वैल्यू जिसको रखने से आउटपुट भी रियल आता रहे, वो सारा वैल्यू एक्स का जो होगा सारा एक भी छूटना नहीं चाहिए, तो उसको कहेंगे नेचुरल डोमेन, ठीक है ना, समझ गया। और दूसरा होता है स्पेसिफाइड डोमेन। स्पेसिफाइड डोमेन, ठीक है ना। स्पेसिफाइड डोमेन जैसा इसका नाम है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, ठीक है ना। और रेंज का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। रेंज ऑफ एक्स,
तो ये होता है सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ एक्स। सही ना। रेंज का मतलब आउटपुट का सारा वैल्यू, ठीक है ना, यहाँ भी ऑल रियल वैल्यू, ठीक है ना। मतलब डोमेन का मतलब इनपुट का सारा वैल्यू, सारा रियल वैल्यू, और रेंज का मतलब आउटपुट का सारा रियल वैल्यू, ठीक है ना। सारा वाला बात, ऑल वाला बात इसमें अंडरलाइन करके रखेंगे, ठीक है, एक भी छूटना नहीं चाहिए, तब कहेंगे रेंज, ठीक है ना, समझ गया। और कोडोमेन का डेफिनेशन नहीं है, वो क्वेश्चन में दिया रहता है कि एफ ए टू बी लिखा हुआ है तो बी सेट कोडोमेन है, नहीं। और अगर कोडोमेन क्वेश्चन में नहीं दिया है और क्वेश्चन में ज़रूरत है आपको कोडोमेन का, तो कोडोमेन समझ लीजिए ऑल रियल नंबर है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ठीक है ना, समझ गया। तो जब एफ एक्स फंक्शन कह के डोमेन रेंज देखना हो तो ये मतलब होता है, ठीक है ना, समझ गया। जैसे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर कुछ फंक्शंस लिख रहे हैं और यहाँ फंक्शन है, यहाँ डोमेन है, यहाँ पर रेंज है और यहाँ टाइप है। फंक्शन, द डोमेन, द रेंज और द टाइप। टाइप मतलब 1 1 मैनी 1 इंटू 1 2, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, नहीं, तो पहले डोमेन के बारे में सोचेंगे। डोमेन मतलब x का वो सारा रियल वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स रियल आ जाए, ठीक है ना। तो x का कौन कौन सा रियल वैल्यू रखने से एफ एक्स रियल आएगा, मतलब रूट एक्स रियल आएगा, ठीक है ना। तो 0 रखेंगे तो रियल आएगा, 1 रखेंगे तो रियल आएगा, मतलब जो 0 या पॉजिटिव रखेंगे x का वैल्यू तो रियल आएगा, लेकिन जैसे ही निगेटिव रख देंगे -1 -2 तब ये नॉन रियल आ जाएगा, नहीं, सही ना। तो डोमेन में x का वो सारा वैल्यू रखना है, सारा रखना है जिससे एफ एक्स रियल आए। तो वो वैल्यू कौन सा है, 0 या 0 से आगे, नहीं, 0 से पीछे रखने से रियल नहीं आएगा। तो डोमेन ये हो गया, मतलब x का सारा वैल्यू है, ठीक है ना। अब रेंज का मतलब क्या है कि ये डोमेन का सारा वैल्यू इसमें रख दीजिए और एफ एक्स का जो सारा वैल्यू आएगा वो रेंज है, नहीं। तो जब x का वैल्यू 0 से इनफाइनाइट रखेंगे तो रूट एक्स का ही वैल्यू 0 से इनफाइनाइट आएगा, नहीं। तो ये 0 से इनफाइनाइट हो गया, नहीं। तो डोमेन भी 0 से इनफाइनाइट और रेंज भी 0 से इनफाइनाइट, ठीक है ना। अब इसके टाइप पे विचार करते हैं। तो पहली बात कि इनटू होगा या ऑन टू होगा। तो रेंज इसमें देखो 0 से इनफाइनाइट है और इंटू ऑन टू के लिए कोडोमेन से इसको कंपेयर कर देना है कि कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल हो गया तो ऑन टू होगा, इक्वल नहीं हुआ तो इनटू हुआ। तो इसमें आपको कोडोमेन दिया नहीं है क्वेश्चन में, इसमें कोडोमेन क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो बताइए, जब कोडोमेन क्वेश्चन में नहीं दिया जाए और कोडोमेन का जरूरत पड़े तो कोडोमेन को क्या रखेंगे, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो इसमें कोडोमेन आपका माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट रख के चलना है, ठीक है ना, समझ गए आप। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट को आर में लिखते हैं, नहीं, लेकिन हमेशा नहीं रखना है, कब, जब नहीं दिया जाए कोडोमेन, ठीक है ना। और कोडोमेन दिया कहाँ जाएगा, तो कोडोमेन जब दिया जाएगा तो ऐसा लिखा रहेगा एफ आर टू आर या ए टू बी, तो ये कोडोमेन है, ठीक है ना, समझ गया। तो रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन इनटू है और 1 1 है, ये मेनी 1 नहीं है, क्योंकि अगर x का एक वैल्यू रखेंगे तो y एक आएगा, एक से ज़्यादा x के लिए y सेम नहीं आएगा, नहीं। तो 1 1 इंटू फंक्शन है ये, ठीक है ना, 1 1 इंटू फंक्शन, ठीक है ना। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखो, ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ले लिए, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर फंक्शन का पहले डोमेन देखते हैं। तो x का वो सारा वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स रियल आएगा,
तो यहाँ पर x का वैल्यू आप निगेटिव भी रख सकते हो, पॉजिटिव भी रख सकते हो, जीरो भी रख सकते हो, नहीं तो इसका मतलब x का सारा वैल्यू रख सकते हैं, रियल वैल्यू, तो fx रियल आएगा। तो डोमेन हो गया माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, या इसको ऑल रियल नंबर भी कहेंगे r, ठीक है ना। और लेकिन रेंज अगर माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो जो fx का सारा वैल्यू आएगा वो 0 से इन्फानाइट में आएगा, नहीं स्क्वायर करने से निगेटिव तो आएगा नहीं, सही ना। तो 0 से इन्फानाइट में आएगा, नहीं समझ गया। 1 से इन्फानाइट इसको नहीं कर सकते क्योंकि सारा वैल्यू लिखना है, ठीक है ना। fx का जो सारा वैल्यू होगा वो 0 से इन्फानाइट में है और यही इसका रेंज है। और फिर से हमारा रेंज और कोडोमेन नहीं दिया हुआ है तो ऑल रियल नंबर है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शन इनटू है, तो इनटू इस बार भी है, लेकिन इस बार मिनी 1 है। मिनी 1 क्यों है? क्योंकि अगर डोमेन का -2 रखेंगे तब भी 4 आएगा और 2 रखेंगे तब भी 4 आएगा, नहीं मतलब इस तरह का फिगर हो गया। डोमेन सेट ये है, नहीं डोमेन सेट ये है, तो इसका वैल्यू माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट है। कोडोमेन आपका R है और उसमें रेंज 0 से इन्फानाइट है, तो जब -2 रखेंगे तो इस 4 आएगा और 2 रखेंगे तब भी 4 आएगा, नहीं ऐसा, ठीक है ना। समझ गया। तो मेनी 1 फंक्शन ऐसा होता है, तो ये फंक्शन मेनी 1 × हो गया, ठीक है ना। समझ गया, तो मेनी 1 × हो गया। और इसी में अगर हम लोग ऐसा लिख दें f 0 से इन्फानाइट से 0 से इन्फानाइट, इसको इरेज कर लेते हैं पहले और फिर लिखते हैं। f 0 से इन्फानाइट से 0 से इन्फानाइट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। समझ गया। तो इस बार ऐसा क्वेश्चन दे रहे, तो इसमें अब ये डोमेन सेट दिया है, नहीं तो डोमेन सेट दिया है वो, तो ये स्पेसिफाइड डोमेन है, ठीक है ना। समझ गया। स्पेसिफाइड डोमेन मीन्स स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, स्पेसिफाइड मतलब गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस बार डोमेन दिया है, मतलब x का वैल्यू अब आप 0 से इन्फानाइट ही रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। पीछे इसका डोमेन निकाले थे हम लोग, तो ऑल रियल नंबर आया था, वो नेचुरल डोमेन था। जब डोमेन निकालते हैं तो नेचुरल डोमेन निकालते हैं, क्योंकि इसमें सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज है, नहीं समझ गया। और स्पेसिफाइड डोमेन जो होता है वो क्वेश्चन में दिया जाता है, और दोनों में रिलेशन क्या होगा, तो स्पेसिफाइड डोमेन इज सबसेट ऑफ नेचुरल डोमेन, ठीक है ना। स्पेसिफाइड डोमेन कभी नेचुरल डोमेन से बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। समझ गया। हाँ, लेकिन जब क्वेश्चन में स्पेसिफाइड डोमेन हो तो उसी से काम करना है, उससे ज़्यादा अब नहीं लेना है, ठीक है ना। तो जब x का वैल्यू 0 से इन्फानाइट रखेंगे तो डोमेन तो यहाँ पर स्पेसिफाइड है, तो इसको निकालने की जरूरत अब नहीं है। और 0 से इन्फानाइट रखेंगे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू भी 0 से इन्फानाइट आएगा, तो रेंज आपका 0 से इन्फानाइट है, नहीं। और ये आपका कोडोमेन होता है, नहीं इस बार कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गया, तो ऑन टू फंक्शन हो गया, नहीं सही ना। कोडोमेन ये क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है, जब नहीं दिया हो तो R लेंगे, और इस बार दिया हुआ है तो जो दिया हो वही लेंगे, ठीक है ना। ये कोडोमेन है, और कोडोमेन और रेंज इस बार इक्वल हो गया, तो ऑन टू फंक्शन हो गया। और इस बार अब मेनी 1 भी नहीं बचेगा, क्योंकि ये जब x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा रखेंगे तो 2x के लिए सेम y नहीं आएगा, नहीं इस बार अब -2 हमारे पास है नहीं, तो सीधा 2 पे 4 आएगा, 1 पे 1 आएगा, नहीं 0 पे 0 आएगा, तो 1 1 फंक्शन है ये, तो 1 1 ऑन टू फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये 3 एग्जाम्पल है। तो फंक्शन पीछे वाला एग्जाम्पल भी यही फंक्शन था, अभी भी यही फंक्शन है, लेकिन अब टाइप को चेंज हो गया। तो डिपेंड करता है ये डिफिनीशन कि कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है फंक्शन, ठीक है ना। इसको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और उसके हिसाब से फिर आगे चलना है, ठीक है ना। आए बात समझ में। तो हम लोग इसमें से टाइप वाला काम आगे करेंगे, अभी तो ऑब्जर्वेशन से कर रहे हैं। अभी आपको क्या करना है कि डोमेन 2 पार्ट होता है, नहीं नेचुरल डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x मतलब इनपुट, ठीक है ना, फॉर विच f(x) इज रियल, ठीक है ना। ये डोमेन होता है नेचुरल डोमेन, और दूसरा स्पेसिफाइड डोमेन, ये क्वेश्चन में दिया रहता है, और ये हमेशा नेचुरल डोमेन का सबसेट होता है।
तो जब क्वेश्चन में डोमेन निकालने के लिए कहा जाए तो हमेशा हम लोग नेचुरल डोमेन निकालते हैं, ठीक है ना, स्पेसिफाइड डोमेन निकालते नहीं है। तो बहुत सारा आंसर हो जाएगा। मान लो किसी फंक्शन का नेचुरल डोमेन ऑल रियल नंबर है तो उसका स्पेसिफाइड डोमेन 1 से 2 भी है, 0 से 1 भी है। तो जब डोमेन निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम लोग नेचुरल निकालेंगे और स्पेसिफाइड निकालना नहीं होगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है ना। और दूसरा बात रेंज मतलब एफ का सारा रियल वैल्यू, और वो कहाँ से आएगा, तो जो डोमेन वाला x है उसको रखने से जो एफ आएगा, ठीक है ना, उसको हम लोग कहेंगे रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। तो अभी हम लोग डोमेन रेंज पे बात करेंगे, टाइप वाला बात आगे आएगा, ठीक है ना। समझ के बाद